दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार पांडे आपका निश्चय आईएएस में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, इस बार यूपीएससी के लिए जो बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बजट, जिसे आप फिजिकल पॉलिसी के नाम से भी जानते हो, जिसे आप राजकोषीय नीति कहते हो। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बजट, या जिसे आप फिजिकल पॉलिसी के नाम से भी जानते हो। हिंदी में इसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। देखो, बजट पढ़ने का जो तरीका है सिर्फ ये नहीं है कि हमने बजट को एक पॉइंट से पढ़ लिया, सारे डेटा को रट लिया। बजट एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया तो आपको डेटा फैक्ट रटने की जरूरत कम पड़ती है। तो बच्चों, आप बजट से पहले एक बार जरा देखो, बजट को हम फिजिकल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और यहां आगे बढ़ने से पहले, कि बजट को समझने से पहले, एक बार हम देख लें कि ये फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो फिजिकल पॉलिसी के कुल 3 पार्ट होते हैं: इनकम, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग। आय, व्यय और उधार। अब जरा देखो, आपकी फिजिकल पॉलिसी जिसे आप राजकोषीय नीति कहते हो, गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति क्या होती है? गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस करती है, और उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए हम कितनी बोरोइंग करते हैं, कितना उधार लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर हमारी गवर्नमेंट की इनकम अगर 100 रुपए की, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस होगा 120 रुपए हो। बाकी पैसा कहां से गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग लेती है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट होगी, इस थ्योरी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। और ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या होता है कि देखो, गवर्नमेंट ये सोचती है कि अधिकतम लोगों तक बजट के माध्यम से अधिकतम सुख पहुंचे। जैसे अगर गवर्नमेंट की इनकम 100 है, तो गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉफिट का बजट ही बना सकती है, या बैलेंस बजट ही बना सकती है, 100 का 100 ही खर्च करे। लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के ये जानती है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुले, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल हो, ताकि आप लोगों तक मैक्सिमम हैप्पीनेस पहुंचे, अधिकतम संतुष्टि पहुंचे, सेटिस्फैक्शन पहुंचे। तो गवर्नमेंट के पास जितनी इनकम होगी, गवर्नमेंट उससे ज्यादा कहीं खर्च करती है, और जो बाकी एक्सपेंस से बचा हुआ इसको बोरोइंग करती है। तो पहला पॉइंट तो यूपीएससी आपसे ये पूछती है आईएएस के एग्जाम पे। अभी आपने देखा होगा, रिसेंट यूपीपीएसएस का एग्जाम हुआ था, 2 साल पहले यूपीएससी के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी क्या होता है कि आपसे क्रोनोलॉजी पूछती है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है। तो देखो, गवर्नमेंट के पास जो इनकम सोर्स है, अगर आपसे ये पूछा जाए टैक्स के बिहाफ पे, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स ज्यादा इनकम किससे होती है, तो जीएसटी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट को नंबर 1 किससे इनकम होती है, तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, इसे आप कहते हो उधार एवं अन्य दायित्व। उधार एवं अन्य दायित्व, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, उधार एवं अन्य दायित्व। कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहीं से भी आ रहे हैं, अगर पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट की इनकम है। तो गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा फंड जो होता है इससे आता है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इनकम होती है गवर्नमेंट को जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर, फिर आयकर इनकम टैक्स, उसके बाद कर भिन्न आय, उसके बाद सीमा कर। अब देखो, इन पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग। वैसे तो डिटेल में आप बजट के टॉपिक पढ़ोगे, अभी मैं सिर्फ आपको बजट का इंट्रो दे रहा हूं कि गवर्नमेंट की इनकम किससे होगी। तो गवर्नमेंट की इनकम के लिए अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि सबसे नंबर 1 इनकम उधार से होती है। लेकिन अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से टैक्स। तो देखो, टैक्स नंबर 1 इनकम होगी जीएसटी से। जीएसटी थोड़ा सा इंट्रो में भी दे देता हूं, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पहले क्या था, पुराने समय में क्या होता था कि ये देखो आप जीएसटी जिसको आप कहते हो, जी का मतलब यहां पे क्या है? गुड्स।
एस का मतलब क्या होता है? सर्विसेज। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। तो देखो, आपने देखा होगा यूपीएससी में या कहीं भी किसी पोस्ट पे आपने गुड्स कमिश्नर नहीं सुना होगा, गुड्स इंस्पेक्टर नहीं सुना होगा। आप क्या पढ़ते हो कि भाई एक्साइज टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर या एक्साइज कमिश्नर, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो लगता था एक्साइज टैक्स, जिसे आप कहते हो उत्पाद कर। और वहीं देखो सर्विस टैक्स, सेवा कर, तो 1994 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, राजा चेलैया ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 88th अमेंडमेंट किया था। अब जरा देखो, जीएसटी बच्चों जो आप देखते हो कि पहले एक्साइज टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था। तो पुराने जमाने में जो नंबर ऑफ इनकम होती थी हमारी निगम कर से, लेकिन आज जो इनकम होती है वो होती जीएसटी से, क्योंकि दो करों को मिला के एक कर दिया गया। उत्पाद कर और सेवा कर को मिला के एक कर दिया गया। अब ये नंबर वन इनकम हो गई। दूसरी चीज जरा ये सोचो कि कर दो तरीके के होते हैं। टैक्स जो होगा दो तरीके का होगा। टैक्स क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसे पे करना होता है। अगर हम इंग्लिश से बात करें, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन, कि सरकार के द्वारा जनता के ऊपर कर लगाया जाता है। यह अनिवार्य भुगतान होता है। इसी से टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसी से खर्च की पूर्ति होती है। अब देखो, कर के बदले में आपको कुछ विशेष सुविधा नहीं देती गवर्नमेंट। अगर कुछ विशेष सुविधा देती, ठीक है, तो कर नहीं है। जैसे आप देखो कि रेलवे में ट्रेवल करते हो आप, तो रेलवे में ट्रेवल आपने करते हुए देखा होगा कि जो पर्सन रेलवे टिकट नहीं लेगा वो ट्रेवल कैसे करेगा? तो रेलवे टिकट टैक्स नहीं है, वो फी है। लेकिन वही देखो आप, तो मतलब जो फी पे करेगा उसे स्पेशल सुविधा मिलेगी, और जो फी पे नहीं करेगा वो नहीं ट्रेवल करेगा। तो कर के बदले में आपको स्पेशल नहीं मिलता है। मान लो मैं हूं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, आप सब बच्चे यहां बैठे हो, आप टैक्स पे नहीं करते, लेकिन क्या पुलिस मेरी सिक्योरिटी कर रही है? आपकी भी कर रही है। डॉक्टर क्या मेरा इलाज कर रहा? आपका भी कर रहा। तो सरकार का इससे खर्च चलता है। तो कर क्या है? कंपल्सरी पेमेंट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, कर दो तरीके का होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा पेमेंट वही करेगा, किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पर्सन पे लगाया गया पेमेंट वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। जैसे आपने निश्चय आईएएस में भी एडमिशन लिया यूपीएससी के लिए, इतनी अच्छी खासी फी पे की है, आपने देखा होगा फी के नीचे आपने जीएसटी पे किया है। तो जीएसटी जो पे किया है आपने, ठीक है भाई, कर सरकार ने टैक्स लगाया इंस्टीट्यूट के ऊपर, इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि भाई हम क्यों दे, जो एडमिशन लेगा वो देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे तो जीएसटी बच्चों एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले मैन वेट, मोड वैट, सैन वेट, फिर वैट, फिर अगला स्टेज आएगा जीएसटी। लेकिन यहां के लिए शॉर्ट में देख लेते हैं, अभी तो क्लास हमारी शुरू हो रही है, ठीक है। जीएसटी, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स दो तरीके के पर्सन से लगाए जाते हैं। एक, हम हड्डी और मांस के बने जो इंसान है, हम पे अगर टैक्स लगा तो ये डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। लेकिन कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, ठीक है, कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, ठीक है, वो भी क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जैसे मुकेश अंबानी अगर अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं तो इनकम टैक्स है, लेकिन रिलायंस अगर अपने प्रॉफिट पर टैक्स दे रही है वो भी डायरेक्ट टैक्स, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो आपने देखा कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बारे में बता चुका हूं मैं, कर भिन्न आय। सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, कर के अलावा भी इनकम होती है। जैसे सरकार को कोई पेनाल्टी की इनकम हो, सरकार के ऊपर कोई पेनाल्टी लगे, ठीक है, सरकार कोई किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाए, जैसे कोई बाइक है, ठीक है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी,
ठीक है, किसी फाइन वसूला गया, रेलवे, एसबीआई, जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो जो अपनी इनकम पे टैक्स देती हैं तो क्या कहलाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर नहीं देती मतलब अपने प्रॉफिट को गवर्नमेंट से शेयर करती। तो ये टैक्स नहीं है, ये तो जो सरकारी कंपनियां हैं, कंपनी सरकारी है तो प्रॉफिट को गवर्नमेंट को देती है। इसके अलावा कस्टम टैक्स या सीमा कर, इंटरनेशनल बाउंड्री से कोई भी चीज जो देश के अंदर इंटर करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री से कोई भी चीज जो देश के अंदर इंटर करेगी वो क्या लगेगा? कस्टम टैक्स। ठीक है, तो अभी जो हमने बजट सेशन में फिस्कल पॉलिसी के बारे में बच्चों बात की है कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग, सरकार को इनकम होती है हमेशा। यूपीएससी आपसे इस बार के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, हालांकि इसको ही बजट शुरू करेंगे तो सारी चीजें सुलझ जाएंगी, अभी तो ये शुरुआत। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सपेंडिचर देखना। देखो मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट जितनी भी इनकम होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। गवर्नमेंट जितनी भी इनकम होगी उससे कहीं ज्यादा खर्च करती ताकि आप लोगों तक अधिकतम सुख पहुंचे, अधिकतम लोगों के लिए स्कूल हो, अधिकतम लोगों के लिए कॉलेज हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, अधिकतम लोगों का इलाज हो, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है। तो गवर्नमेंट देखो पिछली बार के बजट से बच्चों ये सीन जो है चेंज हो गया। 2 साल पहले से, कोरोना पीरियड के पहले कुछ और ही सीक्वेंस था, तो आप पुराना डेटा देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे। तो सबसे नंबर 1 जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान। ये फर्स्ट नंबर का गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट। सेकंड पे है कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा व्यय, फिर सब्सिडी। बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट तो है नहीं गवर्नमेंट जितना खर्च करती, लेकिन जो ऊपर के 5-6 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है। और ये जो क्लास है हमारी इस बार के बजट सेशन पे ही है। ठीक है, कि इस बार जो बजट आया यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये इस बार के बजट, ठीक है, के अकॉर्डिंग। अब देखो ब्याज भुगतान, सरकार जो भी पैसा उधार लेती है उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। जो ब्याज नहीं चुका पाते उसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप कंट्री, ऋण जाल में फंसा हुआ देश। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, ये ऋण जाल में उलझे हुए देश हैं। जो पुराना कर्ज लिया है उसका ब्याज देने के लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। पुराने कर्ज को चुकाना तो दूर की बात है, ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो ब्याज का भुगतान इस समय गवर्नमेंट का नंबर 1 एक्सपेंडिचर है कोरोना पीरियड के बाद से। पहले ये सेकंड नंबर पे था। इसके बाद कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। देखो पहले ये 42% हुआ करता था। फाइनेंस कमीशन जो अभी हमारा लेटेस्ट है 15th फाइनेंस कमीशन, उसने कहा था 42%। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से विभाजित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लेह 2 स्टेट 2 यूटीज बनाए गए, तो 1% यहां से कम कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा है 41%। मतलब जिस राज्य से जितना आए उसका 41% उसे वापस कर दिया जाता है। अब ये पैसा बढ़ रहा है। 14th फाइनेंस कमीशन में जो रेकमेंड किया गया था 32%, 15th ने कर दिया 42, लेकिन 1% अभी कम हुआ ताकि राज्यों के पास भी पैसे हो। तो ध्यान रखना ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना 42%,
माइनस क्या हो गया 1%, और -1 कर दिया तो बच गया 41। तो अभी अगर पूछा जाए कि राज्यों को कितना पैसा दिया जाता वर्तमान में, तो 41। अगर पूछा जाए कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना रेकमेंड किया था, 42, तो 1% ये लेस हो गया। इसके बाद जो गवर्नमेंट की केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, अगर हम इसको देखें तो ये 3rd नंबर पे चला गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्कीम्स। डिफेंस, इस बार के बजट में पहले डिफेंस लास्ट में था, सब्सिडी ऊपर था, अब डिफेंस ऊपर आ चुका है। कि सरकार जो अपने डिफेंस वगैरह पे खर्च करती, वो खर्च हमारा चला गया 4th नंबर पे। उसके बाद सब्सिडी, सब्सिडी को लेकर देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या कि आपके कुछ खर्चों को खुद बियर करती, गवर्नमेंट आपके कुछ खर्चों को खुद बियर करती, तो वो क्या है, सब्सिडी। और सब्सिडी में ध्यान रखना कि इसके 2 पॉइंट अगर हम डिवाइड करें तो 1st नंबर पे क्या आ गया है, फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, और 2nd पे है फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई सब्सिडी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किस चीज पे दे रही है, तो फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, और 2nd नंबर पे उर्वरक की सब्सिडी। दोनों ही अन्नदाताओं के लिए हमारे हैं, ठीक है, सब्सिडी। अब जरा देखो कि ये मैंने बता दिया आपसे, 2 चीजें तो क्लियर हो गई, इनकम, एक्सपेंडिचर। अब देखो बजट में बहुत कुछ आपको, ये चीजें आप जब बजट पढ़ेंगे तो फिर से मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे पॉइंट बच्चों क्लियर हो गए, ठीक है। ये आपको सीरीज क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, लेकिन मैंने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, कि जितनी इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंस है, बाकी पैसा बोरोइंग से, उधार से। अब जो उधार है इसको भी देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहां कहां से लेती है। तो इसको उधार को बच्चों हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट में हम एक डिफाइन करें कि भाई ज्यादातर उधार हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म है, दीर्घकाल है, या अल्पकाल है। तो देखो लगभग, ये एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है 83% से थोड़ा ज्यादा, 1% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कि ज्यादातर उधार हमारा क्या लॉन्ग टर्म है, दीर्घकाल है। देखो 91 के पहले देश में पैसा नहीं था, हालात हमारे बड़े बुरे थे, तो हम क्या करते थे कि ज्यादातर उधार हमारा कौन सा था, वो था अल्पकाल का। 91 के बाद हमारा ज्यादातर उधार क्या है, ठीक है, कि हमने नया उधार लिया है, पुराना चुकाया है। अब जो उधार हमारा ज्यादातर है वो लॉन्ग टर्म, ज्यादा उधार हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है। अल्पकालिक उधार हमारा कम है, जैसे 83% मैंने बताया, शायद ये आंकड़ा 84 तक पहुंच चुका है, 84 पॉइंट कुछ तक होगा। तो नए भारत में क्या हो रहा है कि अल्पकाल का उधार नहीं लिया जा रहा है, नया दीर्घकाल का उधार। दीर्घकाल का उधार मिलेगा किसको, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। हम नया उधार ले रहे हैं, पुराना चुका रहे हैं, लेकिन जो नया उधार है हमारा दीर्घकालिक, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट बच्चों और बनता है हमारा उधार का, कि जो उधार है हमारा वो देश के अंदर से ज्यादा है कि देश के बाहर से, इंटरनल बोरोइंग ज्यादा है या एक्सटर्नल। तो देखो हमारा आंतरिक उधार, इंटरनल बोरोइंग, ये ज्यादा है, बाहरी उधार, एक्सटर्नल बोरोइंग, ये हमारा कम है, ठीक है। लगभग हम अपने टोटल उधार का 74%, टोटल उधार का हम लगभग 74%, ठीक है, हम लेते हैं देश के अंदर से, बाकी उधार जो लेते हैं हम देश के बाहर से लेते हैं। तो इंटरनल बोरोइंग जो है हमारा ज्यादा है। इंटरनल बोरोइंग मतलब कि हम आप जो गवर्नमेंट को उधार देते, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद के, ठीक है, या गवर्नमेंट को जिस भी तरीके से उधार दे,
इससे गवर्नमेंट को ज्यादा उधार मिलता है। जो बच गया वो हम पैसा बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बजट शुरू नहीं किया, लेकिन आपको फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, इसमें आप यूपीएससी मेंस में भी आपको जब मदद मिलेगी कि ये बजट एक ऐसा टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट है प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। तो आपने अगर ये पॉइंट्स पता है, अगर कि पूछा जाए फिस्कल पॉलिसी मेंस में क्या है, ठीक है, इसके आने वाले संकट क्या, आगे हम देखेंगे। जैसे यूपीएससी ने भी कुछ दिन पहले पूछा था कि भाई वर्तमान समय में बजट बनाने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत तो आपको ही मालूम चलेगी, कोरोना के बाद हमारा ब्याज जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके 3 पॉइंट बताए, इनकम के सारे पार्ट हो गए, एक्सपेंडिचर के सारे पार्ट हो गए और बोरोइंग, ये 3 सेगमेंट क्लियर हो गए। अब हमारा शुरू होगा बच्चे एक्चुअल में बजट। देखो, फिस्कल पॉलिसी बजट में कंफ्यूजन नहीं रखना, राजकोषीय नीति और बजट एक ही है, राजकोषीय प्रबंधन भी एक ही है। अब चलो आते हैं बजट पे, हम लोग शुरू करते हैं बजट को। तो एक ग्राफ है, इसी ग्राफ के सहारे आपको पूरा बजट पढ़ना है। और ये ग्राफ अगर आपका क्लियर है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे बजट के 2 सेगमेंट होते हैं, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट या पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट के बच्चे 2 पार्ट होंगे, आय और व्यय। यहां भी आय और व्यय, इसके 2 ही पार्ट तो होते हैं। अब जरा देखो कि राजस्व बजट में अगर हम आय को देखें और व्यय को देखें, अब अगर आय को देखें तो आय कहां से हो सकती है, ठीक है, या तो किसी को इनकम होगी टैक्स रेवेन्यू कर आय, या तो होगी नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर आय। और कर आय होगी तो ये कैसे हो सकती है, या तो प्रत्यक्ष कर होगा या अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, व्यय होगा तो व्यय, हालांकि 2017 के बजट में इसको चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था, योजनागत व्यय होता था, गैर योजनागत व्यय होता था, लेकिन व्यय अभी के जमाने में एक ही, तो व्यय को हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो, इसी सेगमेंट के थ्रू, ठीक है, हमें सारे बजट को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, बजट जिसे आप कहते हो, ये बजट क्या है? तो बजट देखो कि एक फ्रेंच वर्ड है बगेट। बगेट मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला, उसी से निकला हुआ है। फ्रांस में कभी क्या था कि जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक जो उनका सरकार का आय व्यय का लेखा था, उन पेपर्स को एक चमड़े के बैग में रख के लेके आए, जिसका मतलब होता बजट, तो उसी से नाम से बजट आ गया और धीरे धीरे इसका नाम ही बजट पड़ गया। अब जरा देखो कि अगर हम बात करें बजट की, तो बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में, देखो एक पॉइंट है कि संविधान में बजट वर्ड सीधा यूज नहीं किया गया। बजट वर्ड है ही, वहां पे क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में, जिसे आप बजट कहते हो। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी कई बार ये पूछ चुकी है कि भाई क्या बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डायरेक्ट यूज किया गया? तो नहीं किया गया। वहां जो वर्ड यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया गया। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात। इसके बाद बजट हमारे देश में पहली बार 1860 में आया था।
ठीक है, फिर इस पॉलिटी से संबंधित चीजों को समझ लो, क्योंकि देखो बजट आप पढ़ रहे हो बेटा, बजट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि भाई टैक्सेशन कौन कौन से आर्टिकल में है। जैसे टैक्स के बारे में आर्टिकल 268, 269, 270 में टैक्सेशन की बातें। ये जो बजट का ढांचा आप देख रहे हो, ये जो बजट का ढांचा है, ये आर्टिकल 266 और 267 में इसके बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि बजट से पॉलिटिकल और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, इसकी बजाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया गया। और इसके दो पार्ट होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में मैंने बताया आय और व्यय, यहां भी आय और व्यय। देखो राजस्व बजट क्या है, राजस्व वर्ड रेवेन्यू बजट, यहां छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अक्सर करके यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछ देती है कि भाई यहां पे कौन सा सेगमेंट आएगा। यूपीएससी 2018 में जो मुझे याद आ रहा है वहां पूछा गया था, या 19 में पूछा गया था कि एक सेगमेंट दे दिया गया, ये पूछा गया कौन सा एक पूंजीगत बजट का पार्ट नहीं है। तो हमें इन पॉइंट्स को पकड़ना, कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग। पूंजी कैपिटल, इसका मतलब ही होता बड़ी पूंजी, इसका सेंस क्या होता, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। इतना आपको ध्यान रखना। तो राजस्व बजट में, रेवेन्यू बजट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे। अब राजस्व बजट है तो मैंने क्या बताया, या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और इनकम होगी तो किससे होगी, या तो टैक्स से होगी या तो नॉन टैक्स से होगी, या तो कर आय होगा या तो गैर कर आय होगा। अब कर आय है तो मैंने आपको क्या बताया था, कर होता क्या है। मैंने बताया कि कर एक अनिवार्य भुगतान है, कंपल्सरी पेमेंट है बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट। कि कर एक ऐसा भुगतान है जो नागरिक के द्वारा जनता को किया जाता है, जिससे सरकार की खर्चों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब जरा देखो कि इससे कोई स्पेशल इनकम नहीं होती। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। या तो प्रत्यक्ष कर होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, या तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स है तो ये क्या है कि जिस पर्सन पे लगाया जाता है पेमेंट उसे ही करना। जिस पर्सन पे इसको लगाया जाएगा पेमेंट वही करेगा। अप्रत्यक्ष कर क्या है कि जिस पर्सन पे लगाया गया पेमेंट वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, आप राइट डाउन कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला काम तो बच्चों आप ये कर लो कि इस ग्राफ को पहले मेंटेन कर लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और या इस क्लास को हम यही फिनिश कर लेते हैं। कल वाली क्लास में हम इन चीजों को ही जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्सेस का हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इसके अंदर जैसे इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपसे कि जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर, वो भी डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई कुछ टैक्सेस और है हमारे, ठीक है, जैसे गिफ्ट टैक्स जो अब इनकम टैक्स का पार्ट बन गया, ठीक है। अभी सरकार ने इस बार के बजट में भी, पिछले साल के बजट में बड़ा जिक्र था गूगल टैक्स का, ठीक है। तो गूगल टैक्स एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जो ऑनलाइन कंपनीज पे लगाया जा रहा है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, जब तक आप राइट डाउन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे हम लोग। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बच्चों मैंने बताया था कि जीएसटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ थोड़े में नहीं पढ़ा सकते। जीएसटी प्री के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेंस के लिए। लेकिन जीएसटी जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सिर्फ हम
जीएसटी डायरेक्ट फैक्ट पे नहीं आ सकते। जी का मतलब हो गया गुड्स, एस का मतलब है सर्विसेज। अब गुड्स पे क्या लगेगा? एक्साइज टैक्स, उत्पाद कर। ठीक है, तो आपने गुड्स कमिश्नर का नाम नहीं सुना, इंस्पेक्टर का नाम नहीं सुना, आपने एक्साइज टैक्स कमिश्नर का नाम जरूर सुना है। लेकिन आप अगर सर्विस टैक्स को देखो तो यहां तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 94 में आया, राजा चलैया लेके आए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 88th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, अब अगर देखो आप एक्साइज टैक्स कि इसको वसूल करने का तरीका क्या है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, लेकिन जरा देखो, वैट कमिश्नर का तो नाम आपने कहीं नहीं सुना। तो वैट एक तरीका था एक्साइज को वसूलने का। मेन टैक्स क्या हमारा? एक्साइज। लेकिन हमें सिर्फ वैट ही नहीं, सैन वेट, मोड वैट, ठीक है, मैन वेट, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी कहानी, फिर आपको जीएसटी समझ में आएगा। तो आप अगर देखो कि ठीक है, इस सेगमेंट को हम इतनी जल्दी फिनिश नहीं करेंगे। हमारे लिए पहले डायरेक्ट टैक्स है कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पे आएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स आज के डेट में 2 ही है। ठीक है, सब कुछ जीएसटी में आ चुका है। जीएसटी है, कस्टम टैक्स। इधर की तरफ पूंजीगत बजट पे आए हम लोग। ठीक है, तो ये डिटेल कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए फिलहाल आप ये ग्राफ जो है इसको आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं ब्रजेश पांडे आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इन चीजों को रिवीजन कर लो। थैंक यू।